10 लाख रुपए के अंदर एक बढ़िया सी कार लेना चाहते हो, मैं आपको 5 ऑप्शन दूंगा जो आपके लिए बेस्ट परचेज हो सकती है। और पांचों के पांचों अपने लेवल पे टॉप पे है। बस आपको चुनना है कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो। हैचबैक लेना चाहते हो, एसयूवी पे जाना चाहते हो, सेडान पे जाना चाहते हो। हालांकि इस बजट में आपको कुछ बेसिक वेरिएंट्स मिलेंगे, कुछ टॉप वेरिएंट्स मिलेंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ज्यादा से ज्यादा चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे पहली गाड़ी के ऊपर। अगर मुझे बोलोगे तो मेरी प्रायोरिटीज के हिसाब से मैं ये गाड़ी जरूर लेता, बाकी गाड़ियां मैं थोड़ा सा साइड में रख देता। और जो लास्ट गाड़ी है वो भी मैं लेता, भले ही वो एक बेस वेरिएंट आएगा, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही पसंदीदा गाड़ी और इंजन में ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ इस वजह से। लेकिन अभी हम फिलहाल पहली गाड़ी पे बात करेंगे जो कि है टाटा की अल्ट्रोज। बहुत हाइप है टाटा पंच का, बहुत हाइप है टाटा नेक्सॉन का बेसिक वेरिएंट आपको इस बजट में मिल जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई सबसे ज़्यादा अगर टाटा ने किसी गाड़ी पर काम किया है और सबसे ज़्यादा अगर मेहनत दिखाई दी थी तो टाटा अल्ट्रोज है। आप स्पेस के मामले में देखोगे टाटा अल्ट्रोज में सबसे ज्यादा स्पेस, इवन नेक्सॉन से ज्यादा आपको स्पेशियस ये गाड़ी लगेगी। व्हील बेस काफी तगड़ा है, इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा है। आप चाहे सीट्स की बात करो, वे कंफर्टेबल, बहुत अच्छी सीट्स आपको मिलती है, सीटिंग पोजीशन उतना अच्छा होता है, हैंडलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं और अपने 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ काफी अच्छी पावर भी जनरेट करती है। और पावर टू वेट रेशो अच्छा होने की वजह से आपको यहाँ पर टॉर्क पावर भी बहुत तगड़ा सा मिलता है। तो आप कौन सा मॉडल इसका ले सकते हैं? आप ले सकते हैं क्रिएटिव, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन वाला। आप ऑटोमेटिक पर भी जा सकते हैं, लेकिन टाटा के ऑटोमेटिक मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं आए हैं। आप मैनुअल अगर ट्रांसमिशन लोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इवन इस गाड़ी के अंदर सीएनजी और डीजल भी आता है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा पेट्रोल पे स्टिक करना, ज्यादा अच्छी गाड़ी है, चलाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। अब इस गाड़ी के अंदर टर्बो चार्जर तो नहीं, उसके लिए आपको और बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन क्रिएटिव वेरिएंट में आपको 87 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। लेकिन ये जो टॉर्क है काफी लो एंड पर, मतलब 3250 आरपीएम पे मिलता है, जिसकी वजह से आपको कभी भी गाड़ी ऐसे महसूस नहीं करेगी कि थक रही है। एसी की बात करोगे, गाड़ी के इंटीरियर को बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करके रखता है। रियर सीट्स की बात करोगे, आपकी फैमिली अगर है तो उनके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्पेस वहां पर मिल जाता है, आराम से बैठ करके बैकरेस्ट के लिए भी काफी अच्छा इंक्लिनेशन मिल जाता है। मतलब ये गाड़ी एक हैचबैक है, लेकिन आपको सेडान, सेमी सेडान वाले मजे देती है। आप प्रॉपरली बैठ करके आराम से चल सकते हैं। अगर आपका मेन उद्देश्य है लॉन्ग टूर्स करना, या फिर आपका मेन उद्देश्य है कि भाई डेली अप डाउन करना है, ये सारी चीजों के लिए अच्छी है। एक चीज की कमी आपको मिलेगी कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा नहीं है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, आप चाहे तो बाद में कुछ लगा करके उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 165 mm इनफ होता है कि आप किसी भी रास्ते पे, किसी भी टायरन पे चलें। जब आप बहुत बड़े ब्रेकर्स पे जाएंगे या फिर बहुत ही खराब रास्तों पर जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकती है, लेकिन थैंक्स टू टाटा की बिल्ड क्वालिटी कि आपको वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे कि मेरी गाड़ी का ये चैसी खराब ही हो गया या बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। मेंटेनेंस काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और बिल्ड की वजह से, अच्छे चैसी की वजह से गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, इवन अगर आप खराब रोड्स पे भी चल रहे हो। अब बार बार मैं वो 3 सिलेंडर इंजन की बात नहीं करूंगा, गाड़ी के कैबिन में बिल्कुल नॉइस नहीं है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। अगर आपने Hyundai या मारुति की गाड़ियाँ चलाई है, बलेनो चलाई है वगैरह, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होगा, लेकिन वो दिमाग खराब करने वाली चीज़ नहीं है, उतना बेरेबल होता है क्योंकि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, और उससे थोड़ा सा ना गाड़ी चलाने में मजा भी आता है। अगर आप बोलोगे ड्राइविंग प्लेजर है कि नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा मिलता है। आप इसको हाई स्पीड पर चलाइए, लो स्पीड पर चलाइए, सिटी के अंदर चलाइए, मज़ा आता है। और दूसरा, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए टाटा ने शायद इतने सालों से चेंज भी नहीं करी है, बट हाँ डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी इस गाड़ी की मिलती है। मेन चीज़ें क्या होती है कि आपको ड्राइव कैसी मिल रही है, मैं बोल चुका हूँ कि भाई राइडिंग में मज़ा आता है। दूसरी चीज़ कि आपको सस्पेंशन कैसे मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आपको छोटे मोटे गड्ढे पता भी नहीं चलेंगे, थोड़े बड़े आए तो गाड़ी काफ़ी हद तक सह लेती है। बिल्कुल सस्पेंशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे दोस्तों के पास, जिनके पास है, मेंटेनेंस में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं आ रही है और गाड़ी का एक्चुअल राइड क्वालिटी बहुत बेटर है। बात करें बाकी चीज़ों की तो भाई इंफोटेनमेंट आ जाता है, जिसके अंदर आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है क्रिएटिव वाले वेरिएंट के अंदर। 4 स्पीकर से, और हार्मन कार्डन ने इतना अच्छा काम किया कि साउंड क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है। तो आपको अगर कॉल्स लेने हैं या फिर आप गाने सुनना चाहते हो, सारी चीज़ें एक ही गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे से हो जाएगी, और इल्यूमिनेशन की वजह से और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया अगर आप एक लग्जरी वाला फील चाहते हैं 10 लाख के अंडर तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अब साथ में जैसे कि 360 रियर कैमरा आता है इस गाड़ी के साथ, रियर पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, गाड़ी में 6 एयरबैग आते हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको पहले पता है, वो भी ग्लोबल एनकैप की मिली हुई है, पहले से गाड़ी सेफ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं लेना चाहता, मैं इस गाड़ी की तरफ चला जाता। हाँ, एक चीज है, लोग बोलते हैं सर्विस का प्रॉब्लम है अभी भी, लेकिन मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि हर एक कंपनी में ये चीज होगी कि भाई किसी जगह पर सर्विसिंग का प्रॉब्लम है, किसी जगह पर नहीं है, तो आप अपने लोकेशन में चेक कीजिए, सर्विसिंग अच्छी है तो ठीक है, वरना अगला सर्विस सेंटर देखिए, अगर वहाँ पर हो तो आप वो करवा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करते हैं, प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह करते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार इन सबके चक्कर काटने के लिए, और आप अपनी गाड़ी के साथ बहुत खुश रहते हैं। बात करते हैं दूसरी गाड़ी की, जो कि हमारी सबसे प्यारी कंपनी मारुति की तरफ से आ रही है, और भारत एनकैप में ये अपनी गाड़ियों को भेज करके बढ़िया 5 स्टार रेटिंग मिला रहे हैं। तो सेफ्टी का जो है वो इन्होंने भ्रम तोड़ दिया है लोगों का, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी अब लोगों को समझ में आने लगी कि भाई टीन का पतरा ये डिसाइड
डिसाइड नहीं करता कि गाड़ी कितनी अच्छी है, डिसाइड करता है गाड़ी का स्ट्रक्चर कि वो कितना शॉक अब्जॉर्ब कर रहा है और अंदर बैठा हुआ आदमी कितना ज़्यादा सेफ है। मारुति डिजायर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है 3 सिलेंडर उन्होंने डाला, थोड़े से वाइब्रेशन पता चलते हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर पर काम किया वो बहुत तगड़ा किया है। गाड़ी का फिनिश बहुत अच्छा है, गाड़ी में फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसका VXI वेरिएंट आप ले सकते हो 10 लाख के अंदर के बजट में। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है ना इस समय पे कि कंपनीज बेसिक वेरिएंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, और अगर आप एक वेरिएंट ऊपर जाते हैं तो आपको वो सारी सहूलियत की चीज़ें मिलती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कि आपको एक्सटर्नल कुछ डालना नहीं पड़ता है। फिर अगर आप धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो लग्जरी चीज़ें भी जुड़ती चली जाती है। सिर्फ और सिर्फ बजट ही वो रीज़न है कि मैं किया सिरोस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, वरना मैं एक परफेक्ट फैमिली कार की तरह उस गाड़ी को देखता हूँ। डिज़ाइन वाइज मैं उतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इंटीरियर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। खैर, हम मारुति डिज़ायर पर है, एक परफेक्ट सेडान के रूप में आप इसको देख सकते हो। होंडा अमेज को भी आप इस लाइन पे देख सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती है और एक प्रॉपर सी चीज़ समझ में आती है कि जो ये कंपनीज़ हैं ये अपने समय से आगे काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं। जैसे होंडा ने 2009 में आपको E20 कंप्लायंट गाड़ी दे दी थी। क्यों दे दी होगी वो नहीं पता, उन्हें नहीं पता रहा होगा शायद, लेकिन आज होंडा जैज़ भी देखोगे तो उसको E20 से परेशानी नहीं है, हमें परेशानी हो रही है बाकी गाड़ियों में। अब होंडा अमेज अपनी लिस्ट में क्यों नहीं है भाई? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसका बेसिक वेरिएंट जो है ना, जिसको वी कहते हैं, उस वेरिएंट का प्राइस 9,52,000 रुपये मुझे दिखा रहा है ऑन रोड पुणे के अंदर, मतलब वो 970 तक जाएगा। अब बेसिक वेरिएंट में सजेस्ट नहीं करना चाहता आपको इस गाड़ी का, क्योंकि उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं मिल पाते। मतलब आपको टच स्क्रीन मिल जाएगा, स्पीकर्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे सेम बजट में, डिज़ायर के VXI और होंडा के उसको, तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, थोड़ा डिज़ायर में ज़्यादा फीचर्स हैं। डिज़ायर क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा इंजन, 3 सिलेंडर का इंजन, अच्छी पावर मिल जाती है, गाड़ी हल्की है जिसकी वजह से माइलेज आपको बहुत तगड़ा मिलता है। 23 किलोमीटर पर लीटर ये क्लेम करते हैं, 17-18 का माइलेज ईजिली आपके लिए निकाल देती है। आपकी फैमिली के लिए एम्पल स्पेस आपको मिलता है। डिक्की की बात करोगे बहुत बड़ी मिलती है, सेडान गाड़ी है, डिक्की का सोचना नहीं पड़ता है। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है, चलाने में भी बहुत ज़्यादा मजा आता है। मजे की बात यह है कि मारुति ने पहली बार ये चीज़ करी कि भाई 3 सिलेंडर पर आए, और ये पता चलता है कि पहली गाड़ियों में, आप बलेनो ले लो 4 सिलेंडर वाली, वहाँ पर आपको वाइब्रेशन बिल्कुल पता नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है गाड़ी चालू है या बंद है पता नहीं चलती, क्योंकि बाहर का नॉइज ज़्यादा होता है। इस गाड़ी में आपको हमेशा पता चलेगा। इवन आप सेकंड गियर के ऊपर अगर आप रेस करना चाहते हो तो वहाँ पर थोड़े वाइब्रेशन और समझ में आते हैं। स्टिल गाड़ी में चलाने में प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने अल्ट्रोज के समय बोला, मज़ा आता है वो चीज़ का। 6 एयरबैग तो गाड़ी के अंदर दिए गए हैं और 5 स्टार की ग्लोबल एनकेप सेफ्टी रेटिंग भी लेकर के आती है। सस्पेंशन बहुत स्मूथ है, सस्पेंशन की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, और थोड़े से फीचर मिल जाते हैं जैसे कि 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम, 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, FM रेडियो वगैरह सब कुछ मिल जाता है, मैनुअल AC है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ, टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है, रियर सीट पर आर्म रेस्ट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके VXI वेरिएंट में मिल जाती है। लेकिन अगर आप वहीं थोड़ा सा पैसा और बढ़ाकर होंडा अमेज का बेसिक वेरिएंट लेते हैं तो क्या मिलेगा? पहली बात, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो ज़्यादा अच्छी पावर जनरेट करता है, 89 bhp और 110 न्यूटन मीटर देता है, जबकि डिज़ायर के अंदर आपको 80 bhp मिल रही थी और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा था। एक चीज़ तकलीफ देती है, वो है माइलेज। 18 का ये लोग क्लेम करते हैं, रियल लाइफ जाओगे तो 13, 14, 15 ही निकाल पाएगी। तो अगर मेन उद्देश्य, क्योंकि देखो अभी एथेनॉल जुड़ गया, उसके बाद पेट्रोल वैसे भी आपका जो माइलेज 20% से गिर गया। आप जहाँ पर लोगों से पूछोगे कि भाई अमेज कितना निकालती थी एथेनॉल के साथ, तो वो बोलेंगे कि यार देखो इसने क्लेम किया था 18, फिर देती थी 14, अभी वो 11 पर आ गए होंगे। सेम मारुति के साथ होगा कि भाई 23 क्लेम किया था, 18-19 लोग निकाल रहे थे, अब वो 15 पर आ जाएगी। तो अगर माइलेज आपका बड़ा कंसर्न है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो फिर आप मारुति की तरफ जाना। अमेज की बात कर रहे थे, हम अमेज पे रहेंगे अब। तो भाई एनकेप वगैरह में टेस्ट हुई नहीं है, बेसिक वेरिएंट से 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं, एयर कंडीशनर, एयर प्यूरीफायर, पार्किंग सेंसर पीछे वाले सिर्फ, टिल्ट स्टीयरिंग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बेसिक वेरिएंट में भी एयर प्यूरीफायर दिया, जबकि AC मैनुअल है, पर अच्छी बात है। ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलती है। इंफोटेनमेंट में 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी चौथी गाड़ी की तरफ, जो कि आ रही है मारुति की तरफ से ही, ये है बलेनो। यार बहुत सारे लोग मारुति को मॉक करते हैं, बट एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो गाड़ियों में जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो शायद बाहर नहीं मिलती है। हाँ, वो एक समय मैंने भी देखा कि भाई थोड़ा सा अंदर का प्लास्टिक चीप लग रहा है या ये चीज़ें लग रही है, बट एक गाड़ी का जो सीन रहता है कि भाई चलाने में मज़ा आए, हैंडलिंग अच्छी हो, इंजन साइलेंट हो, वाइब्रेशंस कम हो, बैठ के हम अच्छे से जा सकें, वो सारी चीज़ें मारुति आपको प्रोवाइड करती है। बलेनो के अंदर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ,
गाड़ी के वाइब्रेशंस पता नहीं चलते, गाड़ी का नॉइस पता नहीं चलता, स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है और स्टाइल वाइज भी गाड़ी थोड़ी सी प्रीमियम नज़र आती है। ये मारुति के नॉर्मल शोरूम से नहीं बिकती, ये नेक्सा के पास से बिकती है। थोड़े से प्रीमियम लेवल पे जाते हैं आप, आपको सर्विसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है और सस्ते मिलते हैं, बहुत महंगा या परेशान नहीं होना पड़ता उनके लिए। माइलेज की बात करोगे, माइलेज बहुत तगड़ा मिलता है। अब बलेनो का लिस्ट में होने का कारण ये है कि भाई बलेनो का जीटा मतलब टॉप वेरिएंट आपको इस बजट में 10 लाख रुपए में ऑन रोड मिल जाता है। पुणे के हिसाब से बता रहा हूँ, 10-20 हज़ार रुपये आपके शहर के हिसाब से आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो देख लो। अगर आपको एक्सेसरी वगैरह लगाना तो लगाओ, नहीं मैं तो बोलता हूँ कि भाई रॉ गाड़ी लो, फिर जो भी एक्सेसरी है बाहर से लगवा लेना, क्योंकि जो शोरूम में मिल रहा है वो भी कोई ओरिजिनल है नहीं। अब बलेनो एक 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, 1.2 लीटर का VVT इंजन है, 88 bhp की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। गाड़ी चलने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। 22.35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया गया है। 18 से 19 से गाड़ी निकालती है। एथेनॉल ब्लेंडेड के साथ आपको 16 के आसपास मिल सकता है। 6% ड्रॉप उन्होंने बोला, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है तो 14 समझ लीजिए, वो मिल जाएगा। 318 लीटर का बूट स्पेस आता है और डिज़ायर अमेज दोनों के अंदर अलॉय नहीं मिलती आपको, बलेनो लोगे क्योंकि आप हैचबैक ले रहे हो, अलॉय व्हील्स मिल जाती है, जीटा वेरिएंट है। सस्पेंशन की बात करोगे, बीइंग अ मारुति बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं, आपको छोटे मोटे गड्ढे पता भी नहीं चलेंगे। वैसे पता सब कुछ चलता है, पता पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा ज़ोर से पता नहीं चलेगा, हल्का सा पता चलेगा और थोड़े बड़े गड्ढे हैं तो आप आराम से निकल पाएंगे। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस और 16 इंच के व्हील मिलते हैं इसके अंदर आपको। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर आपको 15-14 इंच के मिलेंगे, यहाँ पर 16 इंच के व्हील मिल जाते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा जब आप गाड़ी चलाएंगे तो, और मज़ा भी आएगा। अब बात यह है कि अभी तक सभी गाड़ियों में मैनुअल AC मिल रहा था, जो भी हमने बात करी। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर भी दिया जाता है, नहीं रिवर्स कैमरा दिया जाता है। अल्ट्रोज की तरह 360 डिग्री कैमरा नहीं है, एक ड्रॉबैक है, इसलिए अल्ट्रोज मेरी फेवरेट ज़्यादा गाड़ी रही। रियर पार्किंग सेंसर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, तो आप उसको आगे पीछे भी खींच सकते हो। 7 इंचेस का टचस्क्रीन सिस्टम और 6 स्पीकर मिलते हैं। फिर कंपैरिजन तो कंपैरिजन है भाई, अगर आप बलेनो की तरफ जाओगे तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो अल्ट्रोज के अंदर आपको मिलने वाली थी। कैबिन उतना ज़्यादा कह सकते हो कि उतना मज़ा नहीं आएगा कैबिन में जितना आपको अल्ट्रोज में आने वाला है। बलेनो ठीक है, प्रीमियमनेस आपको दिखेगी, लेकिन थोड़ी सी चीप चीज़ें भी दिख जाएगी, प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं रहेगी। बट वही, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत अच्छी, मतलब आपको गाड़ी में बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बलेनो आपके लिए ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। अगर आप गाड़ी को फील करना चाहते हो, मज़े आते हैं, चलाने में अच्छा लगता है, तो आप अल्ट्रोज की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं हमारी फाइनल गाड़ी की तरफ, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि भाई बेसिक वेरिएंट है, बट मैं लेना चाहूँगा, वो है ब्रेजा। ब्रेजा क्यों? क्योंकि अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं या फिर आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे रास्ते नहीं हैं, इस कैटेगरी में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। ये लगभग 10,30,000 तक जाती है गाड़ी, बेसिक वेरिएंट, LXi वेरिएंट। आप नेक्सॉन ले सकते हो, आप XUV380 ले सकते हो, लेकिन मैं ब्रेजा की तरफ जाता हूँ। क्यों? टर्बो चार्जर नहीं है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड K15C इंजन आपको मिलेगा, जो 102 bhp की पावर देगा और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। और टॉर्क भी आपको 43 RPM पर मैक्सिमम मिल रहा है, उसके पहले कम ही टॉर्क मिल रहा है। स्टिल गाड़ी का पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छा होने की वजह से आपको पावर लैग नहीं मिलेगा। गाड़ी फुल भरी हुई है, पीछे डिक्की भी भरी हुई है, उसके बाद भी आप चलोगे, कोई तकलीफ नहीं है। घाट चढ़ने पर शायद कभी इसी आपको कम या बंद करना पड़े, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पावर में ऐसा सच कोई तकलीफ नहीं आती। थोड़ा सा बढ़ा दें तो वो एक्सपेक्टेशन हर गाड़ी के साथ है मेरी, लेकिन इसमें अगर बढ़ जाए 110-111 bhp हो जाता, मज़ा आता। अब बात करें कंफर्ट की, गाड़ी के अंदर बीइंग अ मारुति बहुत स्पेस है। रियर सीट पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और बहुत सारा सामान भी रखा जा सकता है डिक्की में। फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल है, या बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा कंफर्टेबल है, बैठ के मज़ा आता है। सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट होने की वजह से आपको मज़ा वो वाला आता है कि आप एक 15 लाख की गाड़ी में बैठे हो, जबकि आप एक 10 लाख की गाड़ी में बैठे होते हो। मतलब कंपैरिजन की बात करोगे तो भाई बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से, गाड़ी के अंदर वो सीटें इतनी अच्छी होने की वजह से आपको लगेगा कि आप सच में एक बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हो। अब प्रॉब्लम क्या है? 10,30,000 रुपये आप ऑलरेडी ओवर बजट जा चुके हो, इसके अंदर आपको एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं मिलता, तो आपको सारी चीज़ें बाहर से लगवानी, मतलब 30-50 हज़ार रुपये उस पर भी चले जाते हैं, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। सस्ता भी लगाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप म्यूज़िक वगैरह का बहुत टेस्ट रखते हो तो फिर मैं बोलूँगा कि अल्ट्रोज वगैरह की तरफ जाओ। इस गाड़ी को प्रॉपर अगर ड्राइविंग साइड पे देखोगे, एक अच्छा गाड़ी लेना चाहोगे जिसमें फैमिली भी जा सके, सस्पेंशन भी अच्छे हों, ड्राइविंग प्लेजर में भी मिले और ऑफ रोडिंग वगैरह कभी जाना पड़े या फिर कच्चे रास्ते हैं वहाँ पर भी चला सको, तो ब्रेजा आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। बाकी पार्किंग सेंसर है, पार्किंग असिस्ट तो नहीं है क्योंकि इसमें कोई स्क्रीन वगैरह की बात ही नहीं होती। टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल बात। 10 लाख रुपए के अंदर आप चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको SUV की तरफ जाना है तो मैं आपको बोलूँगा ब्रेजा आपके लिए अच्छी गाड़ी हो सकती है। मे बी अदर गाड़ियों के और ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप यहाँ पर चलाकर देख सकते हो।
अच्छी सेडान चाहिए तो आप चूज़ कर लो, मतलब आपको अच्छी एक गाड़ी चाहिए जो कि चलाने में भी मज़ा आए और पावर भी अच्छी मिले तो होंडा अमेज। अगर आपको ईजी मेंटेनेंस चाहिए, एक फैमिली कार चाहिए और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए तो आप मारुति डिज़ायर की तरफ जा सकते हो। और एक परफेक्ट कार चाहिए तो मैं फिर से बोलूँगा अल्ट्रोस की तरफ जा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।